Hello and welcome to CVR English Watching News. I'm Idris and we begin with the updates. Responding to Delhi Minister Parvesh Verma's thick-skinned remark on state officials, AP MLA Atishi questioned why officials who had improved hospitals and education facilities in Delhi over the past decade had suddenly stopped working. She alleged that senior IAS officials and other Delhi government officials had informed them that BJP ministers in the Delhi government were demanding a 10% commission on every hospital being constructed. Atishi claimed that due to these demands, officials were being mistreated and criticized, leading to the current situation. तो ऐसा क्या हो गया कि जो अफसर पिछले 10 साल से विपरीत परिस्थिति में भी काम करके दिखा रहे थे, दिल्ली वालों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि 1 महीने में इन अफसरों ने काम करना छोड़ दिया? हमें दिल्ली सरकार के अलग अलग लेवल के अफसर, चाहे वो लोअर लेवल के फील्ड ऑफिसर्स हों, चाहे सीनियर लेवल के आईएएस अधिकारी हों, फोन कर कर के बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने उन सब से कमीशन मांगना शुरू कर दिया। उनको कहा जा रहा है कि कोई भी सड़क बनेगी तो उसका 10% कमीशन मंत्री को जाएगा, कोई भी अस्पताल की बिल्डिंग बनेगी तो 10% कमीशन मंत्री को जाएगा, कोई भी मोहल्ला क्लिनिक नया बनेगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो बनेगा, अब कह रहे हैं कि किराए वालों को बंद करके नई बिल्डिंग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका 10% कमीशन मंत्री को जाएगा। और यही कारण है कि आज जब अफसर ये कमीशन देने से मना कर रहे हैं तो अफसरों के साथ गाली गलौच हो रही है। तो ऐसा क्या हो गया कि जो अफसर पिछले 10 साल से विपरीत परिस्थिति में भी काम करके दिखा रहे थे, दिल्ली वालों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि 1 महीने में इन अफसरों ने काम करना छोड़ दिया? हमें दिल्ली सरकार के अलग अलग लेवल के अफसर, चाहे वो लोअर लेवल के फील्ड ऑफिसर्स हों, चाहे सीनियर लेवल के आईएएस अधिकारी हों, फोन कर कर के बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने उन सब से कमीशन मांगना शुरू कर दिया। उनको कहा जा रहा है कि कोई भी सड़क बनेगी तो उसका 10% कमीशन मंत्री को जाएगा, कोई भी अस्पताल की बिल्डिंग बनेगी तो 10% कमीशन मंत्री को जाएगा, कोई भी मोहल्ला क्लिनिक नया बनेगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो बनेगा, अब कह रहे हैं कि किराए वालों को बंद करके नई बिल्डिंग बनाएंगे। क्यों? उसका 10% कमीशन मंत्री को जाएगा। और यही कारण है कि Responding to Union Home Minister Amit Shah's speech in the Rajya Sabha, Shiv Sena UBT MP Priyanka Chaturvedi criticized his address, stating that it was more political than relevant to his tenure at the Home Ministry. She pointed out that while the Home Minister spoke extensively about Jammu and Kashmir, he failed to mention Kashmiri Pandits. Additionally, she highlighted that although he discussed the Northeast, he did not once mention the ongoing situation in Manipur. छत्रपति शिवाजी महाराज की जो गाथा है हर घर पहुंचे, देश भर में गूंजे और देश भर में उन्होंने जो काम किए हैं उसको ध्यान में रखकर देश की उन्नति और प्रगति में काम करें। आज अमित शाह जी ने बहुत अच्छी बात है। हमने तो ये कहा था जब हमारी सरकार बनेगी, पहले तो सबसे पहले महाराष्ट्र में हर घर, हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एक मंदिर बनाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर, और अगर मूर्ति वहां पर बन रही है तो मैं उसको स्वागत करती हूँ कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो गाथा है हर घर पहुंचे, देश भर में गूंजे और देश भर में
उनने जो काम किए हैं उसको ध्यान में रखकर देश की उन्नति और प्रगति में काम करें। आज अमित शाह जी ने जवाब दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जिनको विकास नहीं दिखता, जो काला चश्मा पहन के आते हैं, उनको क्या जवाब दिया? नहीं, जो उन्होंने बयानबाजी की है वो राजनीतिक ज्यादा थी, होम मिनिस्ट्री के जो कार्यकाल है उसको लेकर कम थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कश्मीर की बात तो की, बहुत सारी उपलब्धियां बताई, क्या उन्होंने कश्मीरी पंडितों का एक भी बार नाम लिया? उन्होंने बताया कितने कश्मीरी पंडितों को वापस वो ला पाया 370 हटाने के बाद? क्या उन्होंने बताया कैसे वो टारगेटेड किलिंग के हिस्सा थे? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने ये तक बोला, पूरे नॉर्थ ईस्ट का बारे में उन्होंने बातें कही। क्या एक भी बार उन्होंने मणिपुर की बात कही? उन्होंने कहा बोडोलैंड गए थे प्रधानमंत्री और वहां पर उनका स्वागत हुआ, उनको आशीर्वाद मिला। अरे मणिपुर का भी आशीर्वाद आप ले लीजिए। तो सिलेक्टिव जो बातें की, और हमारा ये काला चश्मा नहीं है, हम खुली आंखों से देख रहे हैं, काली पट्टी जो बांधी हुई है वो इस सरकार ने बांधी। बहुत अच्छी बात है। हमने तो ये कहा था जब हमारी सरकार बनेगी, पहले तो सबसे पहले महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एक मंदिर बनाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर, और अगर मूर्ति वहां पर बन रही है तो मैं उसका स्वागत करती हूँ कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो गाथा है हर घर पहुंचे, देश भर में गूंजे, और देश भर में उनने जो काम किए हैं उसको ध्यान में रखकर देश की उन्नति और प्रगति में काम करें। आज अमित शाह जी ने जवाब दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जिनको विकास नहीं दिखता, जो काला चश्मा पहन के आते हैं, उनको क्या जवाब दिया? नहीं, जो उन्होंने बयानबाजी की है वो राजनीतिक ज्यादा थी, होम मिनिस्ट्री के जो कार्यकाल है उसको लेकर कम थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कश्मीर की बात तो की, बहुत सारी उपलब्धियां बताई, क्या उन्होंने कश्मीरी पंडितों का एक भी बार नाम लिया? उन्होंने बताया कितने कश्मीरी पंडितों को वापस वो ला पाया 370 हटाने के बाद? क्या उन्होंने बताया कैसे वो टारगेटेड किलिंग के हिस्सा थे? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने ये तक बोला, पूरे नॉर्थ ईस्ट का बारे में उन्होंने बातें कही। क्या एक भी बार उन्होंने मणिपुर की बात कही? उन्होंने कहा बोडोलैंड गए थे प्रधानमंत्री और वहां पर उनका स्वागत हुआ, उनको आशीर्वाद मिला। अरे मणिपुर का भी आशीर्वाद आप ले लीजिए। तो सिलेक्टिव जो बातें की, और हमारा ये काला चश्मा नहीं है, हम खुली आंखों से देख रहे हैं, काली पट्टी जो बांधी हुई है वो इस सरकार ने बांधी। बहुत अच्छी बात है। हमने तो ये कहा था जब हमारी सरकार बनेगी, पहले तो सबसे पहले महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एक मंदिर बनाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर, और अगर मूर्ति वहां पर बन रही। Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde stated that Maharashtra is the #1 state in the country, attributing the state's landslide victory to the blessings of the women of Maharashtra. He mentioned that a massive infrastructure project worth rupees 10 lakh crore had begun, further emphasizing that Maharashtra leads in foreign direct investment, startups and GDP. Shinde expressed confidence that the ongoing works would significantly strengthen the state's economy. महाराष्ट्र की स्थिति जरूर सुधर जाएगी। महाराष्ट्र देश में #1 स्टेट है, और लाडली बहनों के आशीर्वाद से ये लैंडस्लाइड मैंडेट हमको मिला है। तो हमारी जो इतने 10 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आज शुरू है, महाराष्ट्र यहाँ पर FDI में आगे है, स्टार्टअप में आगे है, GDP में आगे है, और ये जो अभी प्रोजेक्ट हमारे शुरू है इसके माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो जाएगी। और निश्चित रूप से अजित पवार जी ने बताया है वो सही बात है, निश्चित रूप से राज्य की आर्थिक परिस्थिति। Bihar Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary expressed concerns over the alleged beating of a Bihar student in Punjab. He stated that the Bihar government has instructed the Bihar DGP to speak with the Punjab DGP to ensure necessary action to be taken. Emphasized that if anyone is found attempting to harm Bihari students, immediate actions should be taken against them. बिहार सरकार ने बिहार डीजीपी को आग्रह किया कि वहां के डीजीपी से बात करके तुरंत कार्रवाई के लिए पंजाब सरकार से आग्रह करें, और इस तरह बिहारी छात्रों के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार करने का प्रयास किया जा रहा है तो शीघ्र कार्रवाई के लिए पंजाब सरकार से आग्रह। इस्तीफा मांग रही है, मुख्यमंत्री का कह रहे हैं। बिहार सरकार ने
बिहार डीजीपी को आग्रह किया कि वहां के डीजीपी से बात करके तुरंत कार्रवाई के लिए पंजाब सरकार से आग्रह करें और इस तरह बिहारी छात्रों के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार करने का प्रयास किया जा रहा है तो शीघ्र कार्रवाई के लिए पंजाब सरकार से आग्रह। इस्तीफा मांग रही है, मुख्यमंत्री का कह रहे हैं। बिहार सरकार ने बिहार डीजीपी को आग्रह किया कि वहां के डीजीपी से बात करके तुरंत कार्रवाई के लिए पंजाब सरकार से आग्रह करें और इस तरह बिहारी छात्रों के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार करने का प्रयास किया जा रहा है तो शीघ्र कार्रवाई के लिए पंजाब सरकार से आग्रह। AP MP Sandeep Pathak stated that several decisions were made during the party's Political Affairs Committee meeting. He mentioned that Gopal Rai was appointed as the in charge of Gujarat while Pankaj Gupta was assigned to Goa. Manish Sisodia was given charge of Punjab and Pathak himself was appointed as the in charge of Chhattisgarh. Additionally, Saurabh Bhardwaj was named the chief of the party's Delhi unit and Miraj Malik was appointed as the chief of the Jammu and Kashmir unit. आज आम आदमी पार्टी के पीएसी की बैठक हुई। पीएसी की बैठक में कई सारे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उसमें से पहले संगठन विस्तार पर और संगठन के प्रारूप पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद 4 राज्यों में प्रभारी की नियुक्ति को अप्रूवल मिला है और 2 राज्यों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति का अप्रूवल हुआ है। जो 4 राज्य जहां पर प्रभारी बनाए जा रहे हैं उसमें से है गुजरात। गुजरात में गोपाल राय जी प्रभारी होंगे और दुर्गेश पाठक जी सह प्रभारी होंगे। इसी के साथ गोवा में पंकज गुप्ता जी प्रभारी होंगे और अंकुश नारंग जी, आभास चंदेला जी और दीपक सिंगला जी सह प्रभारी की भूमिका में रहेंगे। इसके साथ साथ पंजाब में श्री मनीष सिसोदिया जी प्रभारी होंगे और श्री सत्येंद्र जैन जी सह प्रभारी होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए मेरे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी की भूमिका है उसके अतिरिक्त एक स्पेशल इंचार्ज के रूप में छत्तीसगढ़ की प्रभार की जिम्मेदारी पीएसी ने मुझे दी है। और इसके साथ जो 2 राज्य है जहां पर अध्यक्ष की नियुक्ति की जा रही है उसमें से एक दिल्ली है। दिल्ली में श्री सौरभ भारद्वाज जी को अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में श्री महराज मलिक जी को अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली चुनाव के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता को झूठे वादे किए उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा की गई। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2500 रुपए हर महिला के अकाउंट में पहले कैबिनेट मीटिंग के बाद ही आ जाएगा, इसके बारे में चर्चा की गई, जो कि सीधे सीधे आज आम आदमी पार्टी के पीएसी की बैठक हुई। पीएसी की बैठक में कई सारे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उसमें से पहले संगठन विस्तार पर और संगठन के प्रारूप पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद 4 राज्यों में प्रभारी की नियुक्ति को अप्रूवल मिला है और 2 राज्यों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति का अप्रूवल हुआ है। जो 4 राज्य जहां पर प्रभारी बनाए जा रहे हैं उसमें से है गुजरात। गुजरात में गोपाल राय जी प्रभारी होंगे और दुर्गेश पाठक जी सह प्रभारी होंगे। इसी के साथ गोवा में पंकज गुप्ता जी प्रभारी होंगे और अंकुश नारंग जी, आभास चंदेला जी और दीपक सिंगला जी सह प्रभारी की भूमिका में रहेंगे। इसके साथ साथ पंजाब में श्री मनीष सिसोदिया जी प्रभारी होंगे और श्री सत्येंद्र जैन जी सह प्रभारी होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए मेरे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी की भूमिका है उसके अतिरिक्त एक स्पेशल इंचार्ज के रूप में छत्तीसगढ़ की प्रभार की जिम्मेदारी पीएसी ने मुझे दी है। और इसके साथ जो 2 राज्य है जहां पर अध्यक्ष की नियुक्ति की जा रही है उसमें से एक दिल्ली है। दिल्ली में श्री Delhi Minister Parvesh
Sahib Singh stated that the government was determined to enforce accountability and reform the system. He emphasized that officers inactive for the past decade would be made to work and that negligence would not be tolerated. He also spoke about inspecting drainages, increasing treatment capacity and coordinating with UP and Haryana to prevent untreated water from entering the Yamuna. Additionally, he assured strict monitoring of STPs and action against the lapses. बहुत सारी समस्याएं हैं, एक नहीं है, जहाँ देखो समस्या ही समस्या है, मगर हमने भी ठान लिया है कि हम भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और अधिकारियों के साथ में इन्हीं अधिकारियों से ही काम करवाएंगे। जो अधिकारी काम नहीं कर रहे पिछले 10 साल से, पूरा दिल्ली का सिस्टम एकदम ठप हो चुका था और ऐसा हो गया था कि वो कभी भी कोलैप्स हो सकता था। This is Dr. Shantan Palwai, consultant orthopedic surgeon. I am Dr. Rohit Kiran Fadnis. I am a consultant general surgeon at Image Hospitals. In this camp, we would like to advise you about your various problems concerning your ligament injuries, joint replacement surgeries, and various other polytrauma or deformities corrections. At Image Hospitals, we do get cases of various type of hernias. For the recent advances, we have even a laparoscopy. We have a robotic surgeries, which have changed the complete game about hernia surgeries. நமது நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு மாநிலமும் ஒவ்வொரு வகையில் தனித்தன்மை கொண்டது. பல்வேறு மொழிகள், இனங்கள், வழிபாட்டு நம்பிக்கைகள், பண்பாடுகள், உடைகள், உணவுகள், பழக்க வழக்கங்கள் கொண்டதுதான் இந்தியா. இத்தகைய மாநிலங்கள் சுயாட்சி தன்மையுடன் செயல்பட்டால்தான் இந்தியாவில் உண்மையான கூட்டாட்சி உருவாக முடியும், சிறந்த வளர்ச்சியை அடைய முடியும். அனைத்து தரப்பு மக்களும் போராடியதெல்லாம் நமது நாட்டிற்கு விடுதலை கிடைத்தது. இதனை உணர்ந்துதான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வகுத்த மேதைகள் இந்தியாவை கூட்டாட்சி கொண்ட ஒன்றியமாக கட்டமைத்தார்கள். பல்வேறு காலகட்டங்களில் இந்த கூட்டாட்சி தன்மைக்கு சோதனை வந்தாலும் அதனை ஜனநாயக அமைப்புகள், இயக்கங்கள் தடுத்து வந்துள்ளன. அத்தகைய சோதனையும் ஆபத்தும் தான் இப்பொழுதும் வந்துள்ளது. இதனை உணர்ந்துதான் நம் அனைவரும் கூடியிருக்கிறோம். என்னை பொறுத்தவரையில் இந்திய கூட்டாட்சியை காக்கும் வரலாற்றின் மிக மிக முக்கிய நாளாக இந்த நாள் அமையப் போகிறது. தொகுதி மறுசீரமைப்பு பற்றி நான் உங்களுக்கு அதிகமாக விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வரவிருக்கின்ற அல்லது எதிர்காலத்தில் நடைபெறுகின்ற சென்சஸ் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளவிருக்கும் மக்கள் தொகை அடிப்படையிலான தொகுதி மறுசீரமைப்பு என்பது இந்தியாவில் உண்மையான கூட்டாட்சி உருவாக முடியும், சிறந்த வளர்ச்சியை அடைய முடியும். அனைத்து தரப்பு மக்களும் போராடியதெல்லாம் நமது நாட்டிற்கு விடுதலை கிடைத்தது. இதனை உணர்ந்துதான் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வகுத்த மேதைகள் இந்தியாவை கூட்டாட்சி கொண்ட ஒன்றியமாக கட்டமைத்தார்கள். பல்வேறு காலகட்டங்களில் இந்த கூட்டாட்சி தன்மைக்கு சோதனை வந்தாலும் அதனை ஜனநாயக அமைப்புகள், இயக்கங்கள் தடுத்து வந்துள்ளன. அத்தகைய சோதனையும் ஆபத்தும் தான் இப்பொழுதும் வந்துள்ளது. இதனை உணர்ந்துதான் நம் அனைவரும் கூடியிருக்கிறோம். என்னை பொறுத்தவரையில் இந்திய கூட்டாட்சியை காக்கும் வரலாற்றின் மிக மிக முக்கிய நாளாக இந்த நாள் அமையப் போகிறது.
தொகுதி மறுசீரமைப்பு பற்றி நான் உங்களுக்கு அதிகமாக விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வரவிருக்கின்ற அல்லது எதிர்காலத்தில் நடைபெறுகின்ற சென்சஸ் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளவிருக்கும் மக்கள் தொகை அடிப்படையிலான தொகுதி மறுசீரமைப்பு என்பது நம்மை போன்ற மாநிலங்களை வெகுவாக பாதிக்கப் போகிறது. மக்கள் தொகையை பல்வேறு சமூக நலத் திட்டங்கள் மூலமாக கட்டுப்படுத்திய நம்மை போன்ற மாநிலங்கள் அதன் காரணமாக நாடாளுமன்ற தொகுதி எண்ணிக்கையில் நமது பிரதிநிதித்துவத்தை அதிகம் இழக்க நேரிடும். எனவேதான் இதனை நாம் கடுமையாக ஆணித்தரமாக எதிர்க்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம். தற்போதைய மக்கள் தொகை அடிப்படையில் தொகுதி மறுசீரமைப்பை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதில் நாம் அனைவரும் உறுதியாக இருக்க வேண்டும். இங்கே இருக்கும் ஒவ்வொரு மாநிலமும் பயனுள்ள மக்கள் தொகை கட்டுப்பாட்டின் மூலம் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை காட்டியுள்ளன. இத்தகைய மாநிலங்களை தண்டிப்பதாக இந்த நடவடிக்கை இருக்கப் போகிறது. மக்கள் பிரதிநிதிகளின் எண்ணிக்கை குறைவதன் மூலமாக நமது எண்ணங்களை சொல்வதற்கான வலிமை குறைகிறது. இந்த ஆண்டு காலமாக மணிப்பூர் மாநிலம் பற்றி எரிகிறது. 2 ஆண்டு காலமாக மணிப்பூர் மாநிலம் பற்றி எரிகிறது. அதனால் நீதிக்கான அவர்களின் குரல்கள் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன. ஏனென்றால் நாட்டின் கவனத்தை ஈர்க்க அவர்களுக்கு அரசியல் வலிமை இல்லை. எனவே நாடாளுமன்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை குறைவது அல்லது நமது பிரதிநிதித்துவம் குறைவது என்பதை நம்முடைய அரசியல் வலிமையை குறைப்பதாகத்தான் பார்க்க வேண்டும். இது வெறும் எண்ணிக்கையை பற்றியது மட்டுமல்ல, இது நமது அதிகாரம், நமது உரிமைகள் மற்றும் நமது எதிர்காலத்தின் நலன்களை பற்றியது. பிரதிநிதித்துவம் குறைந்து வருவதால் நமது மாநிலங்கள் நமக்கு தேவையான நிதியை பெறுவதற்கு கூட போராட வேண்டி வரும். நமது விருப்பம் இல்லாமல் நமக்கான சட்டங்கள் வடிவமைக்கப்படும். நமது மக்களை பாதிக்கும் முடிவுகள் நம்மை அறியாதவர்களால் எடுக்கப்படும். பெண்கள் அதிகாரம் அடைவதில் பின்னடைவுகளை சந்திப்பார்கள். மாணவர்கள் முக்கிய வாய்ப்புகளை இழப்பார்கள். உழவர்கள் ஆதரவின்றி பின்தங்குவார்கள். நமது பண்பாடு, அடையாளம் மற்றும் முன்னேற்றம் ஆபத்தை சந்திக்கும். காலங்காலமாக நாம் போற்றி பாதுகாத்து வரும் சமூக நீதி பாதிக்கப்படும். குறிப்பாக பட்டியலின பழங்குடி மக்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுவார்கள். தொகுதியில் எண்ணிக்கை குறைத்து அதை அனுமதித்தாலோ அல்லது நமது மாநில பிரதிநிதித்துவத்தை குறைக்க அனுமதித்தாலோ நம் சொந்த நாட்டில் நாமே அரசியல் அதிகாரம் இழந்த குடிமக்களாக மாறும் அபாயம் ஏற்படும். எனவேதான் தொகுதி மறுசீரமைப்பு விவகாரத்தை சாதாரணமாக கருதக்கூடாது என்று சொல்கிறேன். இன்னொன்றை நான் தெளிவாக சொல்கிறேன். ஜனநாயக பிரதிநிதித்துவத்தை வலுப்படுத்தும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் நாம் எதிர்க்கவில்லை. ஆனால் அந்த நடவடிக்கையானது நியாயமான அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்தை பாதிக்கக்கூடாது என்றுதான் சொல்கிறோம். இந்த போராட்டம் மறுசீரமைப்புக்கு எதிரானதல்ல. இந்த போராட்டம் நியாயமான தொகுதி மறுசீரமைப்பு வலியுறுத்துகிறது என்பதை அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். இதனை உணர்ந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை நான் கூட்டினேன். தற்போதைய மக்கள் தொகை அடிப்படையில் தற்போதுள்ள 543 மக்களவை தொகுதியில் மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்டால் தமிழ்நாடு 8 இடங்களை இழக்கும் என்பதை நான் தெளிவுபடுத்தினேன். நாடாளுமன்றத்தின் மொத்த இடங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டால் தமிழ்நாடு 12 இடங்களை இழக்க நேரிடும். இது நமது அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்திற்கு நேரடி அடியாகும் என்று சொன்னேன். மறுநாளை கோயம்புத்தூரில் ஒன்றிய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்து உரையாற்றும் போது தமிழ்நாடு மற்றும் பிற தென் மாநிலங்கள் விகிதாச்சார அடிப்படையில் நாடாளுமன்ற இடங்களை இழக்காது என்று கூறினார். உள்துறை அமைச்சரின் விளக்கம் தெளிவாக இல்லை, குழப்பமாகத்தான் இருந்தது. 2023ஆம் ஆண்டு தெலுங்கானா மாநிலத்தில் பரப்புரை செய்ய வந்த பிரதமர் மோடி அவர்கள் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தி மக்கள் தொகை அடிப்படையில் சமூகங்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் வழங்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சி சொல்கிறது. அடுத்ததாக தொகுதி மறுவரை நடக்க உள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சி சொல்வதைப் போல மக்கள் தொகை அடிப்படையில் மக்களவை தொகுதியை மறுவரை செய்யப்பட்டால் தென் மாநிலங்கள் 100 தொகுதிகளை இழக்க நேரிடும். தென்னிந்திய மக்கள் இதனை ஏற்பார்களா என்று கேட்டார் பிரதமர். இதன் அடிப்படையில் பார்த்தால் தொகுதியில் எண்ணிக்கை குறையும் என்பதை அவரே ஒப்புக்கொண்டுள்ளார் என்பதை உணரலாம். எப்பொழுதும் மாநிலங்களை, மாநில உரிமைகளை பறிக்கிற கட்சியாக பாஜக இருந்துள்ளது. அவர்கள் தனது உள்நோக்கத்தை தொகுதி சீரமைப்பு திட்டத்தில் செய்ய நினைக்கிறார்கள். இதனை எந்த மாநிலமும் அனுமதிக்க கூடாது. இந்த அச்சுறுத்தலை உணர்ந்து முன் எப்போதும் இல்லாத ஒற்றுமையுடன் தமிழ்நாடு செயல்பட்டு வருகிறது.
இதே போன்ற ஒற்றுமையை இந்த அரங்கில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்களும் காட்ட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த கூட்டு நடவடிக்கை குழு கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய தீர்மானங்கள் குறித்த உங்கள் மதிப்புமிக்க பரிந்துரைகளை பகிர்ந்து கொள்ள அனைவரையும் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த குழுவிற்கு நியாயமான தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கான கூட்டு நடவடிக்கை குழு என்று பெயரிட நான் முன்மொழிகிறேன். நாம் தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல, நியாயமான தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு ஆதரவானவர்கள் என்பதே இந்த பெயரை சொல்லும். ஒரு நாள் நாம் கூடி ஆலோசித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றுவது மட்டுமே இந்த போராட்டம் முடிவடைந்துள்ளது. உரிமையை நிலைநாட்டிட தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டியது மிக அவசியம். ஒன்றிய அரசை வலியுறுத்துவது ஒரு பக்கமும், இன்னொரு பக்கம் இது குறித்து மக்களிடம் விளக்கிட, மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திட இந்த கூட்டு நடவடிக்கை குழு மிக அவசியம் என்றே கருதுகிறேன். நமது அரசியல் ரீதியான எதிர்ப்பை சட்டபூர்வமாக எப்படி நடத்துவது என்பது குறித்து அனைவரும் ஆலோசனை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அரசியல் மற்றும் சட்ட நடவடிக்கைகளை வரையறுப்பதற்காக வல்லுநர்களின் குழுவை அமைக்க நான் முன்மொழிகிறேன். ஒட்டுமொத்த முன்மொழிவுகள் குறித்த தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒற்றுமை உணர்வோடு அனைவரும் ஒன்றுபட்டு போராடினால்தான் வெற்றி பெற முடியும். எந்த சூழலிலும் நமது பிரதிநிதித்துவம் குறையக்கூடாது, குறைய விடக்கூடாது என்ற உறுதியோடு போராடுவோம். நியாயமான தொகுதி மறுசீரமைப்பு அடையும் வரை நாம் இணைந்து போராடுவோம். எங்களது அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்துள்ள மாநில முதலமைச்சர்கள், துணை முதலமைச்சர்கள், அரசியல் தலைவர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அனைவருக்கும் மீண்டும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Now I request that have effectively implemented the family planning policies recommended by the Union government. I would like to highlight the 5 important areas in this presentation. The trend in the population growth. Number 2, the history of delimitation exercises. Number 3, the possible delimitation scenarios. Number 4, the impact on states like us. And number 5, the why we need to join hands right now. For decades, states present here have made significant efforts to control and manage the population growth. We introduced policies, raised awareness, and achieved what the nation aimed for, a stable population growth. While some other states continue to experience rapid population growth, we acted responsibly. As a result, we reached the population replacement rate much earlier than many other states. But instead of being rewarded for this achievement, we are now at the risk of losing our political representation. The green line in this graph ఈ పిల్లనే మాట్లాడుతున్నా ఇదేమో ఈపీ వస్తుంది పోతుంది of losing our political representation. The green line in this graph
This is Dr. Shantan Palwai, consultant